स्कोडा स्लाविया अपने सेगमेंट का बैड बॉय। कुछ लोग कहते हैं इसका जो ड्राइविंग परफॉर्मेंस है, जो ड्राइविंग प्लेजर है, ये इसके एक दो सेगमेंट ऊपर की गाड़ियां भी इससे बिल्कुल मैच नहीं कर सकती। कुछ लोगों का ये भी कहना है ये सिर्फ नाम की स्कोडा है। जो पहले यूरोपियन जो जर्मन फील हुआ करता था वो क्लियरली इस गाड़ी में मिसिंग है। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल नाम, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल गाड़ी, लेकिन क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आज हम डिटेल में जानेंगे इसके रियल ओनर के जुबानी। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। यार 900,000 सीसी वाला ऑल्टो वाला इंजन है। 3 सिलेंडर इतना वाइब्रेट करता है कि भाई क्या बताऊं। प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ही चीप है। दुनिया भर के इसमें ग्लिचेस है। माइलेज एकदम कम है। मेंटेनेंस कॉस्ट तो बहुत ही ज्यादा है। क्या आपने यही सब चीजें सुनी है स्लाविया के बारे में? आज का वीडियो अगर आप स्लाविया परचेस करने की प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। एक रियल लाइफ लॉन्ग टर्म रिव्यू है मेरे खुद की गाड़ी का, जिसको 1 साल के ऊपर हो चुका है। इस गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या अच्छाइयाँ है, क्या क्या बुराइयाँ है, आपको ये गाड़ी 2025 में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, हर एक चीज हमने डिटेल में कवर की है। तो सीधा आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ एक छोटे से इंट्रो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले केवल कुछ सेकंड का टाइम आपसे लूंगा। हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे किसी भी बच्चे के एजुकेशन के लिए स्कूल यूनिफॉर्म या फिर स्कूल बुक्स खरीदने के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, या फिर किसी सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए विद इन पुणे में, आप ऐसे परिवार का डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा मदद ऐसे परिवारों को पहुंचाने की। ये इनिशिएटिव के साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर दीजिए। ये आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाने में, आपके बहुत सारे पैसे बचाने में आपकी हमेशा हेल्प करेगा, आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में हमेशा हेल्प करेगा। केवल 1 सेकंड का टाइम लगेगा, आप क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपके बहुत ज्यादा पैसे बचाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसी के साथ हमने ऑनलाइन स्टोर हमारा लॉन्च किया है, जो कि हमारे चैनल में ही स्टोर के सेक्शन में दिखता है। आपकी गाड़ी में लगने वाले जो कुछ भी एक्सेसरीज फीचर्स आपको चाहिए, आप वहाँ पे जाके सेगमेंट वाइज ढूंढ सकते हो। हमने हर एक चीज का अलग अलग टेबल बनाया है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। आपको जो भी चीज ढूंढनी है आसानी से मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो एनी टाइम। अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगा, और इसमें जो भी हमें रेवेन्यू मिलता है ये हमें हेल्प करेगा हमारे इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाने में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हम बात करेंगे स्कोडा स्लाविया 1 लीटर ऑटोमेटिक की, जो कि मैंने पिछले साल सितंबर 2024 में परचेस की थी। इसको अभी 1 साल के थोड़ा सा ऊपर हो चुका है, और 1 साल में मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, एकदम ऑनेस्ट एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका मैंने इसके मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी मैंने बनाए थे जब मैंने गाड़ी इनिशियली परचेस की थी। उसका इनिशियल इंप्रेशन क्या था, गाड़ी परचेस करने के कुछ महीनों बाद मेरा एक्सपीरियंस क्या था, वो मैंने डिटेल में कवर किया है। आज हम बात करेंगे 1 साल बाद इस गाड़ी की क्या हालत है, और अगर आप स्लाविया परचेस करने वाले हो तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो गाड़ी लगभग 1 साल के ऊपर चल चुकी है, लगभग ये 10,000 किलोमीटर तक चल चुकी है। मैं अगर मेरी ड्राइविंग कंडीशन की बात करूं, तो मैं मोस्टली ड्राइव करता हूं पुणे टू मैंगलोर, पुणे टू दमन, पुणे टू मुंबई, और इसमें मोस्टली मेरे ट्रिप्स होते हैं पुणे टू मैंगलोर, जो कि कोस्टल कर्नाटका का पार्ट है। या पुणे से मैंगलोर लगभग 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और मोस्टली जैसे आप कर्नाटका में एंटर करते हो तो बहुत सारे घाट सेक्शन से आपको जाना पड़ता है, तो ये हिली एरिया है। तो उसके हिसाब से मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले कुछ सवाल, कुछ मिथ्स इसको लेके जुड़े हैं जो कि अक्सर कहा जाता है, हम एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि इसका 3 सिलेंडर नॉइज और वाइब्रेशन। ये कहा जाता है कि यार 3 सिलेंडर इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, इसका नॉइज बहुत ज़्यादा होता है। क्या सेम चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस की है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो नॉइज या फिर वाइब्रेशन है वो है, आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हो इनिशियली तब आपको थोड़ा सा फील होगा। इतना भी नहीं कि ये डील ब्रेकर हो जाए, लेकिन स्लाइटली आप कोई भी 3 सिलेंडर गाड़ी लोगे तो आपको हल्का सा वाइब्रेशन फील होगा। सेम चीज़ स्लाविया में भी है, 1 लीटर की मैं बात कर रहा हूँ। और जैसे आप कुछ समय गाड़ी आइडलिंग करते हो तो आइडलिंग के लगभग 1 मिनट बाद ये वाइब्रेशन और ये नॉइज कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। और जब भी आप हाईवेज पे ड्राइव करते हो, सेकंड गियर के ऊपर एक बार गाड़ी चली जाती है तो किसी किस्म का कोई भी नॉइज या फिर कोई भी वाइब्रेशन बिल्कुल फील नहीं होता है। उसके बाद ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है। कभी कभी आप एक्सट्रीम हिल्स में अगर लोड के साथ जाते हो तब भी आपको हल्का सा नॉइज फील होगा 3 सिलेंडर इंजन का। ये 3 सिलेंडर का नेचर ही है थोड़ा नॉइजी या फिर थोड़ा वाइब्रेशन जनरेट करना। लेकिन वाइब्रेशन एक बार गाड़ी फ्लो में आ गई दूसरे तीसरे गियर में तो आपको फील नहीं होता है, सिर्फ इनिशियल जब आप गाड़ी ऑन करते हो तभी फील होगा। वो भी सर्टन आइडलिंग टाइम के बाद रिड्यूस हो जाता है, कंप्लीटली गायब हो जाता है। लेकिन हाँ, हिल्स में, एक्सट्रीम हिल्स में आप लोड के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको नॉइज फील होता है। लेकिन ये जो नॉइज है दो तरह के, एक तो गाड़ी जब अंडर पावर होती है, गाड़ी को पुल करने में दिक्कत होती है, स्ट्रगलिंग वाला नॉइज है, ये वो वाला नहीं है।
यहाँ पे आपको एक एग्रेशन वाला एक स्पोर्टी सा नॉइज़ आपको सुनाई देगा। तो ये गाड़ी बिल्कुल भी अंडर पावर कहीं से आपको फ़ील नहीं होगी। बहुत लोग कह रहे हैं कि यार ये ऑल्टो वाला भी इंजन है, तो मैं कहना चाहूँगा ये 1 लीटर वाला टर्बोचार्ज इंजन है, जो कि किसी भी 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड या फिर नॉन टर्बो इंजन से पावर और परफॉर्मेंस के मामले में कई गुना ज़्यादा अच्छा है। तो पावर डिलीवरी में, परफॉर्मेंस में, पंच में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी ड्राइविंग कंडीशन में। जिस तरह के ड्राइविंग कंडीशन में मैं ड्राइव करता हूँ, मैं हमेशा हम लोग 5 लोग ड्राइव करते हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ और हम सबका लगेज। ये सब कुछ मिला के हम घाट्स में मोस्टली ड्राइव करते हैं, तो कभी भी गाड़ी अंडर पावर फील नहीं हुई है। तो आप उस चीज़ को लेके बिल्कुल यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल परचेस कर सकते हो। किसी भी ड्राइविंग कंडीशन में ये इंजन परफॉर्म करने के लिए केपेबल है। लेकिन अगर आप हिमाचल जैसे एरिया में रहते हो जहाँ पे एक्सट्रीम हिल्स और एक्सट्रीम ड्राइविंग कंडीशन है, और अगर आप 1 लीटर का मैनुअल परचेस करने की सोच रहे हो, तो मैनुअल आपको हमेशा स्लगिश फील होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा ऐसे में आप सिर्फ ऑटोमेटिक ही लीजिए, और एक्सट्रीम हिल्स में आपको ऑटोमेटिक भी हल्का सा स्लगिश फील होता है। तो ये भी चीज़ आपको कंसिडर करनी चाहिए। और अदरवाइज पावर परफॉर्मेंस को लेके कोई भी दिक्कत नहीं है, वाइब्रेशन नॉइज़ को लेके कोई भी एज सच बड़ा डिफरेंस या फिर बड़ा कोई प्रॉब्लम कंसर्न यहाँ पे मैंने फील नहीं किया है। तो कंक्लूजन, क्या ये बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है? नहीं, इसमें आपको 3 सिलेंडर का नॉइज़ फील होगा, वाइब्रेशन फील होंगे, लेकिन एक बार गाड़ी सेकंड गियर के ऊपर जाती है तो हाँ, गाड़ी बहुत ज़्यादा साइलेंट है, इसका इंसुलेशन बहुत ही अच्छा है, और उसके बाद आपको वाइब्रेशंस या फिर नॉइज़ बिल्कुल भी फील नहीं होते हैं, और इवन आफ्टर फर्स्ट गियर में आइडलिंग के बाद भी आपको फील नहीं होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, आप जब भी 1 लीटर की गाड़ी लोगे, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट का आइडलिंग ज़रूरी है, और जब भी आपका आरपीएम 1000 के नीचे-नीचे आ जाता है, उसके बाद ही आप गाड़ी बाहर निकालोगे, तो आपको बिल्कुल ये सब चीज़ें फ़ील नहीं होगी। दूसरा इसमें कंसर्न था 1 लीटर का इंजन परफॉर्मेंस, ये बहुत ही ज़्यादा अंडर पावर फ़ील होती है क्या? ये भी हमने कवर किया, किसी भी एंगल से अंडर पावर फ़ील नहीं होती है। ये मोर देन सफिशिएंट है। आपके फैमिली के साथ 5 लोग लगेज के साथ किसी भी ड्राइविंग कंडीशन में चलने के लिए बिल्कुल भी कैपेबल है। इंजन और पावर को लेके कोई भी दिक्कत नहीं है। लोग कह रहे हैं कि क्या हमें 1.5 लेना चाहिए? 1.5 आप तभी लीजिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिटेड ड्राइव करने में रुचि रखते हो, आपको बहुत ही एग्रेसिव ड्राइविंग करनी है, और आप सिर्फ हिली एरियाज़ में ही ड्राइव करते हो, तो 1.5 सेंस करता है एक्स्ट्रा पैसे डाल के लेने में। अदरवाइज़ 1 लीटर में कोई भी एज़ सच पावर नहीं, कोई भी एज़ सच प्रॉब्लम नहीं है, पावर की कमी बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद 3 नंबर पे अक्सर इसके एसी को लेके बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, इसका एसी का परफॉर्मेंस कैसा है? तो एसी का परफॉर्मेंस अपने सेगमेंट में सबसे खराब है, या फिर आपने आज तक जितनी भी स्कोडा वॉक्सवैगन कार देखी होगी, सबसे खराब एसी इसी गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। इसके पीछे के 2 रीज़न्स हैं। एक, इसका जो कंप्रेसर है वही छोटा है साइज़ के हिसाब से गाड़ी का। ये जो रैपिड वगैरह में आता था वही इसमें लगा दिया। गाड़ी का साइज़ बढ़े तो ऑब्वियसली छोटा एसी इतना कैपेबल नहीं होता है। दूसरा, मैंने इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाया है। इसके जो प्लास्टिक ग्रेड्स है, ये बहुत जल्दी हीट अप हो जाते हैं और केबिन को ठंडा करने में काफ़ी समय लेते हैं। तो एसी को लेके मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, अगर आपके पास कवर्ड पार्किंग है, अगर आप गाड़ी पार्किंग में ही रखते हो, ओपन सनलाइट में नहीं रखते हो, उसके बाद आप एसी चालू करते हो, आपको कभी भी एसी के परफॉर्मेंस को लेके प्रॉब्लम फील नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी ओपन सनलाइट में खड़ी है, गाड़ी का केबिन एक बार गर्म हो गया, तो ये ठंडा करने में पसीना निकाल देता है, बहुत समय लेता है ठंडा करने में। तो एसी परफॉर्मेंस से ज़्यादा इसके केबिन कूलिंग का प्रॉब्लम है। तो अगर आप स्लाविया लेते हो, आपके पास कवर्ड पार्किंग है और एसी आपके लिए प्रायोरिटी है, तो आपके पास कवर्ड पार्किंग होनी चाहिए हमेशा। ओपन सनलाइट में गाड़ी आप रखोगे तो हमेशा आपको एसी का प्रॉब्लम आएगा। दूसरी चीज़, मैं पुणे में रहता हूँ, पुणे में कभी एसी को लेके दिक्कत मुझे आई नहीं है, क्लाइमेट यहाँ का बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब मैं दमन में जाता हूँ या फिर जब मैं मैंगलोर जाता हूँ, जो एक कोस्टल एरिया है, वहाँ पे मुझे एसी का प्रॉब्लम हमेशा फील हुआ है। तो एसी का प्रॉब्लम नो डाउट है, और एसी के लिए आपको गाड़ी हमेशा सनलाइट से छुपा के रखनी पड़ेगी। अगर सनलाइट में गाड़ी एक्सपोज नहीं है तो आपको एसी का वैसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। उसके बाद चीज़ें डिस्कस की जाती है कि इसका प्लास्टिक बहुत ही चीप क्वालिटी का है। तो इसका जवाब ऐसे रहेगा, अगर मैं स्कोडा या फिर वॉक्सवैगन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बताऊं, मैंने इसके पहले रैपिड भी ओन की है, या फिर स्कोडा की कोई भी आप पुरानी गाड़ी देखोगे, इवन फेबिया देखो, येटी देखो, पुरानी ऑक्टिविया देखो, तो उस प्लास्टिक से कंपेयर किया तो आपको डेफिनेटली इसका प्लास्टिक थोड़ा डाउनग्रेडेड फील होगा। लेकिन क्या इसकी प्लास्टिक क्वालिटी चीप है?
तो इसको मैं चीप तो नहीं कहूँगा, अपने कंपटीशन से एट पार है, ठीक-ठाक ही है, लेकिन स्कोडा स्टैंडर्ड के हिसाब से, यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ये थोड़ी आपको चीप हमेशा लगेगी। अगर आप ऑलरेडी कोई स्कोडा वोक्सवैगन की गाड़ी ओन कर चुके हो, तो आपको यहाँ पे डाउनग्रेड फ़ील होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम स्कोडा बायर हो, तो आपको यहाँ पे कुछ भी कमी फ़ील नहीं होगी। ये मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन इसके ऊपर है। यहाँ पे एक्चुअली गलती क्या है स्पेशली स्कोडा में, जो प्लास्टिक के ग्रेड्स यूज़ किए हैं, जहाँ पे ग्लॉसी यूज़ नहीं करना चाहिए तो वहाँ पे ग्लॉसी यूज़ किया है, ग्लॉसी के साथ रिजिड का कॉम्बिनेशन डाला है। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है और जो चॉइस ऑफ मटेरियल्स है, वो यहाँ पे गलत यूज़ किए गए हैं। इसी की वजह से केबिन कूलिंग में भी दिक्कत आती है। तो ये इसका सिंपल सरल जवाब था, चीप प्लास्टिक की वजह से, चीप प्लास्टिक के ऊपर। उसके बाद बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, इसका सर्विस एक्सपीरियंस कैसे रहा। अगर मैं आज से 5 साल पहले स्कोडा की बात करूँ तो सर्विस को लेके काफ़ी सारे कंसर्न्स थे। इनके पार्ट्स जल्दी मिलते नहीं थे, बाहर से इनको इंपोर्ट करके लेना पड़ता था, काफ़ी डिले होता था, काफ़ी पार्ट्स महंगे भी होते थे टैक्स वगैरह की वजह से। आज की डेट में स्कोडा ने स्पेशली सर्विस के ऊपर काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है, खास करके उनके सर्विस और पार्ट्स के कॉस्ट के ऊपर। आजकल इनकी मैन्युफैक्चरिंग पुणे के प्लांट में ही, इंडिया में ही हो रही है, तो जो पार्ट्स को लेके डिले है वो रिड्यूस हो चुका है। पार्ट्स के जो प्राइस है वो भी एट पार बनाने की कोशिश की है होंडा या फिर ह्युंडई के सेम सेगमेंट के कार के हिसाब से। दूसरी चीज़ ये है कि इसका सर्विस और मेंटेनेंस पैकेज जब तक आपके पास है तो आपके पास एक पीस ऑफ माइंड रहता है। आप वारंटी ले सकते हो, 6 साल तक उसको एक्सटेंड कर सकते हो, 6 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मुझसे पूछोगे मैंने 1 साल में क्या-क्या खर्चा किया गाड़ी के ऊपर, तो मेरे से 1 रुपया भी लिया नहीं गया। गाड़ी की एक सर्विस हो चुकी है 1 साल बाद जो होती है, उस बीच में भी मैंने एक रूटीन चेकअप के लिए गाड़ी भेजी थी। फ्री ऑफ कॉस्ट पिकअप एंड ड्रॉप इनके पास सर्विस रहता है, गाड़ी आते हैं, लेके जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, वापस लाके देते हैं, प्रॉपर वीडियोज़ आपको भेजते हैं। तो मैंने 2 बार गाड़ी सर्विस सेंटर को भेजी थी, एक बार रूटीन चेकअप के लिए और एक बार साल की सर्विस के लिए। अब तक 1 रुपया भी मुझे पे करना नहीं पड़ा और 6 साल तक मुझे पे भी ना करना पड़े, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका मेंटेनेंस सर्विस पैकेज लिया है और 6 साल की वारंटी भी मैंने गाड़ी के साथ ली थी। तो उसको लेके एक पीस ऑफ माइंड भी है ओनरशिप को लेके। अगर वारंटी नहीं रहती तो हमेशा एक एंजाइटी होती है, लेकिन जब तक आपके पास वारंटी है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्कोडा इकलौता ऐसा ब्रांड है जिसने E20 के ऊपर खुल के लिखित में अनाउंस किया है कि E20 की वजह से अगर गाड़ी के इंजन में कुछ भी दिक्कत आती है तो हम उसको वारंटी में कवर करेंगे। आजकल बहुत लोग डरे हुए हैं कि E20 की वजह से इंजन खराब हुआ, वारंटी वॉइड हो जाएगी, इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। स्कोडा ने ऑफिशियली बताया कि हम इसको वारंटी के अंडर ही कवर करेंगे और हमारी सारी गाड़ियाँ E20 कंप्लाइंट है। तो सो फार सर्विस को लेके एज सच कोई दिक्कत नहीं आई है। छोटी सी छोटी चीज़ अगर मैं हाईलाइट करता हूँ, तुरंत वहाँ से कॉल आता है और गाड़ी वापस देने के बाद फीडबैक भी लेते हैं, उसके बाद भी कोई कंसर्न है फिर से आके गाड़ी को चेक किया जाता है। तो सो फार एक्सपीरियंस में मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। मैंने रैपिड भी ओन की थी। मैं 5 साल पहले का एक्सपीरियंस और आज का एक्सपीरियंस अगर सर्विस का बता दूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो सर्विस भी ओवरऑल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप टियर 1 या फिर टियर 2 में सिटी में रहते हो, आपके आसपास स्कोडा का सर्विस नेटवर्क है, तो ही आप स्कोडा को प्रेफर कर सकते हो आज की डेट में। अगर आप टियर 3 सिटी में रहते हो, आप किसी विलेज रिमोट लोकेशन में रहते हो जहाँ पे स्कोडा का कोई नेटवर्क नहीं है, तो आज भी आपको स्कोडा कार्स लेने से बचना चाहिए। इम्प्रूवमेंट है लेकिन इतना भी नहीं कि पूरे इंडिया को उन्होंने कवर किया है, तो आज भी कंसर्न्स है। सो ओनली टियर 1, स्पेशली टियर 1 वाले आप आँख बंद करके ले सकते हो। टियर 2 वाले सर्विस नेटवर्क आपके एरिया में एक्सप्लोर करके ले सकते हो। टियर 3 वालों को मैं अभी भी बताना चाहूँगा कि स्कोडा लेने से पहले आपको थोड़ा सोचना चाहिए, बचना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एरर्स एंड ग्लिचेस की। 1 साल में क्या-क्या एरर्स मैंने फेस किए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है या फिर आप कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हो, तो गाड़ी के साथ-साथ गाड़ी की सेफ्टी, आपके और आपके परिवार की सेफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। तो नो मैटर आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपके गाड़ी में हमेशा कुछ चीज़ें, कुछ सेफ्टी एक्सेसरीज हमेशा होनी चाहिए, जो कि इमरजेंसी में जब आपके साथ कोई भी नहीं है, आप रिमोट लोकेशन में हो, तो ये एक्सेसरीज हमेशा आपको हेल्प करेगी इमरजेंसी में आपके और आपके परिवार के सेफ्टी के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलना चाहूँगा ये टायर इन्फ्लेटर। आप आपके फैमिली के साथ किसी ऐसे लोकेशन पे, रिमोट लोकेशन पे ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे आपकी गाड़ी पंक्चर होती है, हवा कम होती है और आसपास कोई भी पंक्चर की दुकान नहीं है दूर दूर तक। ऐसे में एक टायर इन्फ्लेटर हमेशा आपको इमरजेंसी में मदद करेगा। आपको और आपके परिवार के कन्वीनियंस के लिए और उनके सेफ्टी के लिए ये एक्सेसरी आपकी गाड़ी में हमेशा होनी चाहिए। सस्ती सी चीज़ है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको इमरजेंसी में हमेशा हेल्प करेगी।
इसके अलावा आजकल जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो सिटीज़ में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ जानबूझ के किए जा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी गाड़ी में फ्रंट एंड रियर डैश कैम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी गाड़ी आपके पास हो, अगर आपकी गाड़ी में डैश कैम नहीं है, तो आज के आज आपको डैश कैम लगवाना ही चाहिए। जैसे कि इंसान पैदा होता है, इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी हो चुका है आज के डेट में, वैसे ही डैश कैम और ये टायर इन्फ्लेटर भी हर एक गाड़ी में मैंडेटरी होना चाहिए इमरजेंसी के सिचुएशन में। इसके अलावा ये 100-150 रुपए की चीज़ है जिसको हम इमरजेंसी सेफ्टी हैमर्स कहते हैं। ये हैमर कम कटर है। ये हमारे साथ-साथ किसी और की जान बचाने में भी हेल्प करता है। 3-4 हैमर कम कटर आपकी गाड़ी में हमेशा होना चाहिए, इमरजेंसी में सीट बेल्ट को काटने के लिए और शीशे तोड़ने के लिए। ये बहुत ही यूज़फुल किट और बहुत ही सस्ती सी भी चीज़ है। इसके अलावा आप कोई भी गाड़ी लेते हो, नई गाड़ी, तो नो डाउट आप बहुत कुछ एक्सेसरी भी एक्सप्लोर करते हो। सिर्फ गाड़ी लेना ही नहीं होता, गाड़ी की प्रॉपर केयर भी करना होता है, सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, गाड़ी के लुक्स को एनहांस करना होता है। तो मेरे बहुत सारे भाई बहुत कुछ प्लेटफॉर्म पे कंफ्यूज है कि मैं गाड़ी के लिए क्या लूँ, क्या नहीं लूँ, कहाँ से परचेस करूँ, कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है। तो हमने आपके लिए लॉन्च किया है हमारा कारब्रो का स्टोर, जो कि आपको हमारे चैनल में जाने के बाद ये जो स्टोर का ऑप्शन है, वहाँ पे जाने के बाद हर एक कैटेगरी का हमने अलग टेबल बनाया है, जहाँ पे बॉडी केयर किट अलग है, इंटीरियर किट अलग है, जिसमें आपको वैक्यूम क्लीनर्स मिलेंगे, आपको गाड़ी की क्लीनिंग के लिए जो कुछ भी इसेंशियल्स है वो सब मिल जाएगी। एक्सटीरियर के लिए हमने अलग सा यहाँ पे टेबल बनाया है। सेफ्टी किट का हमने अलग सा टेबल बनाया है, जिसमें आपके डैश कैम, टायर इन्फ्लेटर, जो कुछ भी सेफ्टी वाली चीज़ है, टीपीएम सब उसमें आ जाएगी। और आपके बजट रेंज के हिसाब से हमने हर एक प्राइस बकेट का प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है। 1000 रुपए से लेके 15,000 तक जो भी आपको ठीक लगे आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। आपको आपका टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बेसिक चीज़ें जैसे कि एयर प्यूरीफायर हो गए, कार परफ्यूम हो गया, सनशेड्स हो गए, सनवाइजर्स हो गए, बॉडी कवर हो गया, 7D मैट्स, कुशन्स, जो कोई भी चीज़ की कवर्स आपको अगर लेनी है तो हमारे स्टोर पे हर एक चीज़ कैटेगरी वाइज आपके लिए बनाई गई है, जिसमें आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, आपको यहाँ वहाँ चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी और आप जो चीज़ ढूंढना चाहते हो उसका अलग सा टेबल आपके सामने दिख जाएगा। तो बहुत मेहनत करके हमने ये स्टोर बनाया है, आप एक बार ज़रूर देख सकते हो। और सेफ्टी वाली चीज़ें तो आपने आज ही परचेस करनी चाहिए। उसके अलावा कभी भी आपकी गाड़ी की कोई भी इसेंशियल चीज़ आपको लेनी हो, यहाँ पे आप आसानी से वो चीज़ ढूंढ सकते हो और आसानी से परचेस भी कर सकते हो। याद रखना, ये जो भी आप परचेस करोगे आप भी हमें कंट्रीब्यूट करोगे। हमने जो इनिशिएटिव लिया है जिसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बुक्स या फिर सीनियर सिटीजन के मेडिसिन के लिए जो हमने इनिशिएटिव लिया है, उसमें आप भी इनडायरेक्टली हमें हेल्प कर सकते हो। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। एरर्स एंड ग्लिचेस की, एक साल में क्या क्या एरर्स मैंने फेस किए। इसमें सबसे पहला एरर था ये जो ड्राइवर साइड का वन टच विंडो था, अप एंड डाउन फंक्शन कभी काम करता था कभी नहीं करता था। साल भर मैंने स्ट्रगल किया, सर्विस सेंटर को भी दिखाया। उसके बाद मुझे समझा कि ये जो रैपिड या फिर वेंटो में आता था ये वो वाला वन टच अप एंड डाउन नहीं है। इसका मैंने अलग सा वीडियो बनाया है। इसका जो विंडो है, अगर आप 2 बार प्रेस करते हो तो ये ऑटोमेटिक फंक्शन करता है, 2 बार खींचते हो तब ये ऑटोमेटिक फंक्शन करता है। अगर आप उसको एक ही बार प्रेस करोगे तो ये मैनुअली ऑपरेट करता है। तो उसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि स्कोडा को खुद को नहीं पता था। तो जिन भाइयों को दिक्कत है कि यार ये वन टच अप एंड डाउन नहीं होता, तो आपको 2 बार नीचे प्रेस करने पे ऑटोमेटिक नीचे जाएगा और 2 बार ऊपर प्रेस करने से ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। आप ट्राई करके देखिए, इसमें कोई ग्लिच नहीं है, बस ये सर्विस सेंटर वालों को भी पता नहीं है। तो ये इसमें दिक्कत थी। तो एज सच ये ग्लिच नहीं था, बट ये डेफिनेटली स्कोडा को खुद को भी पता होना चाहिए ये चीज़। दूसरी चीज़ इसमें मैंने फेस की, बहुत बार मैंने विटनेस किया कि गाड़ी डायरेक्टली D2 से स्टार्ट होती है। जब भी फ्लैट सरफेस पे होती है, मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ तो गाड़ी आइडियली D1 पे जानी चाहिए जब भी गाड़ी एक जगह पे खड़ी होती है। और जब भी गाड़ी उठती है, जब मैं ब्रेक पैडल से पैर हटाता हूँ तो D1 से उठनी चाहिए, तो ये डायरेक्टली D2 से उठती थी। ये भी मैंने सर्विस सेंटर से चेक कराया, उन्होंने मुझे कम से कम 8-10 गाड़ियों का ट्रायल लेके दिखाया और उनका ट्यूनिंग भी एक्सप्लेन किया। तो ये जो स्लाविया वर्टर जो भी ये 2.0 वाली गाड़ियाँ, इनकी ट्यूनिंग ही वैसी है, ज़्यादा रिफाइनमेंट के लिए जहाँ जहाँ पे पॉसिबल होता है ये हायर गियर पे ही गाड़ी को रखती है। तो ये भी कोई ग्लिच था नहीं। इसके बाद भी मैंने बहुत गाड़ियों में चेक किया तो ये वैसे ही होता है, फ्लैट सरफेस पे जहाँ जहाँ पे गाड़ी स्मूथली उठ सकती है वहाँ पे D1 की जगह D2 से ही गाड़ी उठती है। तो ये ट्यूनिंग का ही पार्ट है, तो एज सच कोई ग्लिच इसमें है नहीं। तो आप में से किसी भाई ने अगर सेम चीज़ फेस की है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। इसके बाद 3 नंबर पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं हमेशा फेस करता हूँ इसके ऑटोमेटिक हिल होल्ड को लेके।
हिल होल्ड मेरा मानना है कि आपने हमेशा मैनुअल देना चाहिए, जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट हो तभी उसको हम एंगेज करें। बट कभी कभी हेवी ट्रैफिक में ये ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाता है। जब मुझे सडनली गाड़ी मूव करनी है, हिल होल्ड की वजह से गाड़ी मूव नहीं कर पाता हूँ, उतनी देर में कोई बाइक वाला बीच में घुस जाता है। तो ये हिल्स में जहाँ पे गाड़ी पीछे आनी नहीं चाहिए, स्लोप में वगैरह, एक अच्छा फंक्शन है, लेकिन इसको मैनुअल देना चाहिए था ऑटोमेटिक देने की जगह। तो ये कई लोगों को इरिटेट करता होगा। उसके बाद 4 नंबर पे जो प्रॉब्लम, जो ग्लिच मैंने फेस किया है, वो है इसकी वायरलेस कनेक्टिविटी। ये एक ऐसा फीचर है जो कि यार कुछ यूजलेस फीचर है। ये हर एक फ़ोन पे नहीं चलता है, कुछ स्पेसिफिक फ़ोन पे ही चलता है। ये कभी कनेक्ट होता है, कभी नहीं होता, और चार्जिंग करता भी है तो बहुत ही स्लोली करता है। तो वायरलेस चार्जिंग को लेके इसी गाड़ी में नहीं, बहुत गाड़ी में मैंने देखा है, लेकिन ये भी एक ग्लिच का पार्ट है जो कि कभी रिजॉल्व किया नहीं गया। मैंने सर्विस सेंटर पे भी दिखाया, कभी फ़ोन कनेक्ट होता है, कभी नहीं होता, सारे फ़ोन इसमें कनेक्ट हो नहीं सकते। तो ये एक इसमें मैंने ग्लिच, ये 4 ही मैंने आज तक इसमें ग्लिच फेस किए हैं, जो कि इम्प्रूव हो सकते थे, और इतने भी बड़े कोई कंसर्न है नहीं जिसको लेके गाड़ी लेना ही नहीं चाहिए। तो ये ग्लिच हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने फेस किए हो। उसमें से जो पहली 2 चीज़ें थी, वो कम्युनिकेशन गैप था, जो कि स्कोडा को खुद को नहीं पता था ढंग से। अब हम बात करेंगे इसके कुछ कॉन्स की, इसकी कुछ बुराइयों की, जो कि आपको लेने से पहले सोचना चाहिए। इसमें सबसे पहली खराब चीज़ है, वो है इसका ऑटोमेटिक टच बेस्ड एसी। ये बहुत ही डिस्ट्रैक्ट करता है। जब भी आप हाई स्पीड पे ड्राइव करते हो, सिटी में ड्राइव करते हो, आपको एसी कंट्रोल करने के लिए बार बार नीचे देखना पड़ता है, क्योंकि ये कंप्लीटली टच बेस्ड पैनल है। ये ड्राइविंग को डिस्ट्रैक्ट करता है। इसको मैनुअली आपने बटन्स, या फिर जो आपका टिपिकल स्कोडा का पैटर्न है वैसे आपने कुछ देना चाहिए था। इसके बाद सबसे बड़ा कंसर्न इसका केबिन कूलिंग इशू। गाड़ी बहुत जल्दी हीटअप हो जाती है, इसके प्लास्टिक ग्रेड्स बहुत जल्दी हीटअप हो जाते हैं, कूल होने में काफ़ी ज़्यादा समय लेते हैं। इसके बाद जो इससे पहले गाड़ी आती थी रैपिड, वेंटो वगैरह, चारों आपके शीशे वन टच अप एंड डाउन होते थे, वो फंक्शन आपने इसमें देना चाहिए था। ये चीज़ें कोडिंग से अनलॉक होती है, लेकिन फिर भी आपने छुपा के रखी है। तो ये भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसिंग फीचर है, जो कि आपने देना चाहिए था। उसके अलावा इसके जो लाइट्स है, ये लाइट्स में इसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी है नहीं। आप सेफ्टी वगैरह हर एक चीज़ आपने अच्छी दी है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी अच्छी है, लेकिन हाई स्पीड के हिसाब से आपने लाइट का परफॉर्मेंस भी थोड़ा एनालाइज करना चाहिए था। जितना चाहिए उतना अच्छा परफॉर्मेंस इसका है नहीं, तो लाइट्स को लेके भी विजिबिलिटी के फंक्शंस इसमें हैं, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके अलावा इसमें वाइपर बहुत ही लो क्वालिटी का है, बहुत ही वियर्ड सा आवाज़ करता है। वाइपर भी अच्छी क्वालिटी का दे सकते थे, तो वाइपर भी इसके बिल्कुल अच्छे नहीं है। इसके अलावा सिटी का जो माइलेज है, ये बहुत ही बेकार है। अगर आप सिटी में हेवी ट्रैफिक में ड्राइव करते हो तो 7 से 10 का माइलेज ये दे देती है, और अगर मॉडरेट ट्रैफिक है तो 10 से 11 का माइलेज दे देती है। गाड़ी के साइज़ के हिसाब से ठीक है, टर्बोचार्ज इंजन है और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी हेवी ट्रैफिक में इसका माइलेज बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ सिटी में ड्राइव करते हो तो आपको माइलेज के कंसर्न्स आएंगे। इसके अलावा इसका जो गियर शिफ्ट है, कभी कभी थोड़ा सा जर्की फील होता है, हमेशा नहीं, बट कभी कभी सडन गियर शिफ्ट जब होते हैं तो आपको फील होता है, स्पेशली हेवी ट्रैफिक में, जो कि पहले रैपिड में वगैरह नहीं था, बहुत ही स्मूथ उसके गियर शिफ्ट थे, लेकिन इसमें आपको कभी कभी थोड़ा सा जर्की गियर शिफ्ट फील होंगे। उसके अलावा फिट एंड फिनिश की अगर बात करें तो इसके फिनिशिंग में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्रॉपरली अलाइनमेंट, सारी चीज़ें, फिनिशिंग बहुत ही प्यारी है, स्कोडा स्टैंडर्ड के हिसाब से है। प्रॉब्लम इसके फिटिंग में है। तो फिट एंड फिनिश दोनों अलग चीज़ है। फिनिशिंग बहुत ही सॉलिड, बहुत ही अच्छी है। फिटिंग में आज भी दिक्कत है, कुछ कुछ चीज़ें प्रॉपरली फिट नहीं की गई है स्कोडा स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब हम बात करेंगे इसके प्रोज की, कुछ अच्छी चीज़ों की जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। सबसे पहली चीज़, इसकी राइड एंड हैंडलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। हाईवे पे बहुत ही आपको स्टेबल फील कराती है, कॉन्फिडेंस देती है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। इसका ब्रेकिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, गाड़ी जगह पे रुकती है, बिल्कुल स्किड नहीं होती है। सेफ्टी एंड बिल्ड क्वालिटी तो हमेशा स्कोडा का अपर हैंड रहा है, सेम चीज़ इस गाड़ी में भी बरकरार है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। सेफ्टी गाड़ी की 5 स्टार सेफ्टी रेटेड गाड़ी है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, आपको फील भी होता है। उतने हेवी इसके डोर्स वगैरह जब आप देखते हो तो आपको एक सेटिस्फैक्शन होता है कि भाई अच्छी सेफ गाड़ी मैंने ली है। गाड़ी का रोड प्रेजेंस बहुत ही प्यारा है, टाइमलेस डिज़ाइन है। अपने सेगमेंट में अगर आप देखोगे, आज से 10 साल बाद भी ये गाड़ी बहुत ही प्यारी, रिलेवेंट लगेगी। इसके अलावा हाईवे माइलेज, जहाँ पे सिटी माइलेज इसका ड्रॉबैक है, हाईवे माइलेज इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये 17 से 18 का माइलेज ऐसे ही दे देती है लॉन्ग ट्रिप्स पे, और अगर आप बहुत ही लाइट फुट ड्राइव करते हो तो कभी कभी आपको 20 तक का भी माइलेज ये गाड़ी दे देती है। मैंने 5 लोगों के साथ लोड के साथ भी गाड़ी का 18-19 का माइलेज निकाला है लॉन्ग ट्रिप्स पे। तो हाईवे माइलेज इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, सिटी माइलेज बहुत ही बेकार है।
लॉन्ग ड्राइव के लिए गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी आपको थकान फील नहीं होगी। आपके सीनियर सिटीजन अगर पेरेंट्स वगैरह है उनको भी थकान फील नहीं होगी। सीट्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। इसका सस्पेंशन जानबूझ के स्टिफ रखा गया है। सिटी में आपको इरिटेट करेगा, लेकिन लॉन्ग ड्राइव में बिल्कुल भी आपको थकान इसकी वजह से फील नहीं होगी। इसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, सीनियर सिटीजन को चढ़ने उतरने बैठने में बहुत ही आसानी होती है। मैंने एक गाड़ी खास मेरे पेरेंट्स के लिए ली है और वो कंफर्टेबली बैठ पाते उतर पाते हैं। इसके बाद इस गाड़ी में 15 से 20 ऐसे यूनिक फीचर है, यूनिक सेफ्टी फीचर्स है जो कि स्कोडा खुद नहीं बताती है। मैंने इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाया है। ऐसे ऐसे फीचर्स है जो कि आपको लेने के बाद आपको एक रिस्पेक्ट फील होगा कि यार एक मैन्युफैक्चरर अपने कस्टमर के बारे में इतना भी सोच रहा है, और स्कोडा उसको यार एज ए यूएसपी हाईलाइट ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। तो इसमें ऐसे फीचर्स है जो कि सेगमेंट में कोई भी कार ऑफर नहीं करती है, और इससे 2-3 सेगमेंट ऊपर की कार्स भी ऑफर नहीं करती है। जो प्रीमियम सेगमेंट के फीचर्स है वो आपको इसके बेसिक वेरिएंट में भी दिए गए हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, मैंने यहाँ पे लिंक दिया है, ऊपर आई बटन पे भी है। और इसके अलावा इसका स्पेस भी अच्छा खासा है, और उसका जो बूट स्पेस है वो भी प्रैक्टिकल और यूजेबल बूट स्पेस है, जो कि आपको ज़्यादा सामान ऑक्यूपाई करने में हेल्प करता है। तो ये सब कुछ इसकी पॉजिटिव चीज़ें हो गई। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप स्कोडा स्लाविया परचेस करने वाले हो तो। इसकी जो पेंट क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। लेकिन जो पेंट क्वालिटी रैपिड में, ऑक्टिविया में, फेबिया में, इसके पहले वाली गाड़ियों में आती थी, वो पेंट क्वालिटी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। स्कोडा स्टैंडर्ड के हिसाब से पेंट क्वालिटी डाउनग्रेडेड है, लेकिन अपने सेगमेंट के दूसरे कारों से एट पार है या फिर थोड़ी सी अच्छी है, खराब नहीं है। लेकिन जो चीज़ हम सोच के गाड़ी ले रहे हैं कि यार स्कोडा की गाड़ी है, जर्मन इंजीनियरिंग है, तो यहाँ पे पेंट क्वालिटी पे डाउनग्रेड है, प्लास्टिक में भी डाउनग्रेड है। अगेन दूसरा पॉइंट वही था प्लास्टिक को लेके। स्कोडा स्टैंडर्ड के हिसाब से, यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से प्लास्टिक क्वालिटी नहीं है, आपको चीप फील होगी। खराब नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड इन्होंने बना के रखा था, जिस चीज़ को लेके हम ये गाड़ी ले रहे हैं, वहाँ पे आपको डिसअपॉइंट करेगी, पेंट के मामले में भी और प्लास्टिक के मामले में भी। रीसेल की अगर हम बात करें तो सेगमेंट में फिलहाल 3 ही गाड़ियाँ हैं, वर्टस, स्लाविया, खैर दोनों तो भाई बहन ही हैं, और होंडा सिटी। सॉरी 4 गाड़ियाँ हैं, hyundai की वर्ना भी है, सियाज तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। चारों गाड़ियों में देखें तो वर्ना खुद ही इस गाड़ी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रही है, कुछ फोकस नहीं कर रही है, खुद ही बेचना नहीं चाहती है। सेम चीज़ होंडा सिटी के साथ है, और ये सेगमेंट वैसे भी डेड है। इस सेगमेंट में कोई एक्टिव प्रोडक्ट्स है जो कि एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो वो स्कोडा और फोक्सवैगन है। तो लॉन्ग टर्म में रीसेल भी इन्हीं का कंपेरेटिवली अच्छा मिलेगा। हो सकता है कुछ समय बाद होंडा सिटी भी डिसकंटिन्यू हो जाए, या फिर जिस तरीके से ये चल रही है, इतने आउटडेटेड हो चुकी है, इसको अपग्रेड की बहुत ज़रूरत है। तो आज के समय में स्कोडा के ऊपर बेट लगाना ज़्यादा प्रैक्टिकल है। वो इसलिए भी क्योंकि फोक्सवैगन ने खुद अनाउंस किया कि इंडिया में जो उनका प्राइमरी ब्रांड होगा वो स्कोडा होगा, तो वो स्कोडा को ही ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। आप अगर नोटिस करेंगे तो आजकल स्कोडा के एड्स भी बहुत ज़्यादा आपके शहर में दिखेंगे, इवन टीवी में भी ऐड आ रहा है। तो फोक्सवैगन ग्रुप इंडिया में स्कोडा को एज अ लीड ब्रांड प्रमोट करने वाला है, तो स्कोडा के ऊपर बेट लगाना ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। और रीसेल की भी बात करें इन चारों गाड़ियों में, सीडैन सेगमेंट की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो स्लाविया का रीसेल आने वाले समय में बेटर होगा। बाकी सेगमेंट में नो डाउट होंडा, hyundai, बाकी सबका रीसेल वैल्यू स्कोडा से हमेशा बेहतर ही रहने वाले आने वाले कुछ सालों तक। बट सीडैन की अगर बात करूँ तो स्कोडा आज की डेट में सेफेस्ट बेट आपके लिए बन सकता है, इवन रीसेल के मामले में भी, क्योंकि मैं खुद प्री ओन्ड गाड़ियों में डील करता हूँ, तो उसको मैं एनालाइज करके ही आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मेंटेनेंस और पार्ट्स देखिए, इनका पार्ट्स का प्राइस सस्ता तो उन्होंने कर दिया है, काफ़ी हद तक किया है, काफ़ी इंप्रूवमेंट है, लेकिन आज भी होंडा और hyundai से स्लाइटली ये महंगे ही मिलेंगे। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये मान के चल रहे हो कि बिल्कुल होंडा या फिर hyundai जितना ही कॉस्ट होगा, तो वैसे नहीं होने वाला है। हो सकता है आने वाले समय में ये कुछ एडजस्टमेंट कर ले, लेकिन आज की डेट में ये आज भी थोड़े बहुत कॉस्टली है कंपेयर टू होंडा एंड hyundai। तो ये कुछ चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए अगर आप स्कोडा स्लाविया परचेस करने की सोच रहे हो तो कंक्लूजन ये है कि क्या आपको स्कोडा स्लाविया लेनी चाहिए? तो स्कोडा स्लाविया उनको लेनी चाहिए जो एक सेफेस्ट कार लेना चाहते हैं, जिसमें स्पेस ज़्यादा हो, अपने फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं, चढ़ने उतरने में आसानी हो, जिसमें हाईवे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो, राइड एंड हैंडलिंग अच्छा हो, फन टू ड्राइव गाड़ी हो, जो जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो सारे फीचर्स आपको मिल जाए, तो स्कोडा स्लाविया आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन जाती है। किसने नहीं लेनी चाहिए? अगर आप टीयर 3 सिटी में या फिर किसी रूरल लोकेशन में रहते हो, तो आपको स्कोडा स्लाविया या फिर स्कोडा की कोई भी गाड़ी आज भी परचेस करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिटी में ही ड्राइव कर रहे हो
और माइलेज आपके लिए प्रायोरिटी है तो भी आपको स्कोडा स्लाविया लेने से बचनी चाहिए, क्योंकि सिटी के हिसाब से इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, पार्किंग में दिक्कत आएगी। अब सिर्फ सिटी में ड्राइव करते हो तो इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी बड़ी स्पेस की आपको ज़रूरत है नहीं, और सिटी के हिसाब से इसका माइलेज भी काफ़ी कम है। तो आप कोई भी ज़्यादा माइलेज वाली छोटी हैचबैक ले सकते हो, या फिर प्रीमियम हैचबैक देख सकते हो, सीएनजी ऑप्शन के साथ देख सकते हो, या फिर आप ईवी देख सकते हो, जो कि आपके लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। सिर्फ सिटी ड्राइविंग के लिए इतनी बड़ी गाड़ी और इतने कम माइलेज वाली गाड़ी लेना प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं होगा, तो ऐसे लोगों ने भी स्लाविया लेने से बचना चाहिए। जो मेरे जैसे लोग हैं जो कि फ्रीक्वेंट हाईवे ट्रिप्स करते हैं, उनके लिए बहुत ही परफेक्ट गाड़ी है, क्योंकि एक तो सेफेस्ट है, ड्राइविंग परफॉर्मेंस अच्छा है, राइड एंड हैंडलिंग अच्छा है, ब्रेकिंग अच्छा है, कॉन्फिडेंट फील होता है, फैमिली के लिए गाड़ी अच्छी है, बूट स्पेस ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों ने स्लाविया लेनी चाहिए अगर आप टियर 1 टियर 2 सिटी में रहते हो तो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इसके अलावा आप स्कोडा स्लाविया से जुड़ी कुछ भी बात अगर जानना चाहते हो, मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हो, तो प्लीज़ हमें ईमेल कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। हम ज़रूर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप ड्राइव करते हो तो दोस्त गाड़ी ओवर स्पीड बिल्कुल मत करना, सीट बेल्ट पहने बिना ड्राइव बिल्कुल मत करना, और अगर आप टू व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना टू व्हीलर बिल्कुल भी मत चलाना। रिक्वेस्ट करूँगा हमारे स्टोर को एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। कोई भी चीज़ जो आपकी गाड़ी में लगने वाली है, हर एक चीज़ का हमने लिंक दिया है, डिस्काउंट के साथ दिया है, और ये हमें भी मोटिवेट करेगा जो हमने इनिशिएटिव लिया है उसको और आगे बढ़ाने में। तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा, एनी टाइम 24 घंटे स्टोर खुला है। कोई भी चीज़ 50 रुपये से लेके 50,000 तक की चीज़ भी आपको मिल जाएगी, और आपका टाइम भी बचाएगी। हमने सेगमेंट वाइज हर एक चीज़ का अलग सा टेबल बनाया है। तो आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।